तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अमाशय के बारे में, अर्थात स्टोमक के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना होती है। अमाशय को साधारण रूप से हम लोग पेट कह सकते हैं, और एक तरह से पेट को देखो तो एक थैलीनुमा ही होता है। मतलब जिस तरह से थैली में किसी चीज़ को हम लोग रख सकते हैं, उसी तरह से पेट में बहुत सारी चीज़ को हम लोग एडजस्ट कर पाते हैं। जब हम भोजन करते हैं तो वह एक थैली के रूप में जा करके जमा हो जाता है। कहाँ पर? तो अमाशय में, है ना। यह चपटा और जे की आकृति होती है। ये जो अमाशय होता है वो किस आकृति की होती है? वह चपटी हुई होती है, और साथ में वह जे आकृति की होती है। कैसी होती है? जे आकृति की होती है, तथा आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग भी है। ये जो अमाशय है वो आहार नल का सबसे चौड़ा भाग है। अमाशय का सबसे ऊपरी सिरा ग्रसिका से और निचला सिरा क्षुद्रांत से। तो क्षुद्रांत का मतलब क्या होता है? छोटी आंत होता है। तो अमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना होती है। एक बार हम पुनः फिर अमाशय के बारे में बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर। तो अमाशय जो होती है उसकी संरचना कैसी होती है? तो थैलीनुमा होती है। कैसी होती है? थैलीनुमा होती है। इसके बाद है कि यह जो है सो चपटा और जे आकृति की होती है। कैसी होती है? चपटा होता है और जे आकृति की होती है। ठीक है। इसके बाद है कि यह आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। यह आहार नाल का कैसा भाग है? सबसे चौड़ा भाग है। अमाशय की ऊपरी सिरा जो होती है वो किससे जुड़ी होती है? ग्रसिका से। ऊपरी सिरा किससे जुड़ी होती है? ग्रसिका से। अब देखो ये अमाशय है, ये ऊपरी सिरा से जुड़ी होती है। ठीक है। और निचली सिरा जो होती है वो छोटी आंत से जुड़ी होती है। ठीक है। माइंड में जरा सोच करके देखो, अपने इमेजिन करके खुद से, तो पता चल जाता है। तो इसलिए ऊपरी सिरा ग्रसिका से और निचला सिरा क्षुद्रांत से जुड़ा हुआ होता है, यानी कि छोटी आंत से जुड़ा होता है। इसके बाद है अमाशय की दीवार से श्लेष्मा निकलती है, यानी कि म्यूकस निकलती है। अमाशय की दीवार से क्या निकलती है? श्लेष्मा और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl तथा पाचक रस का स्राव होता है, मतलब कि निकलता है। HCl का मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन में यदि तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन में यदि कोई जीवाणु उपस्थित हो, कहने का मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का काम है कि यदि भोजन में कोई बैक्टीरिया उपस्थित हो, यानी कि कोई जीवाणु उपस्थित हो, तो उसको वह क्या करता है? मार देता है। श्लेष्मा अमाशय और आंतों की दीवार की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रक्षा करता है। कहने का मतलब ये है कि अमाशय की दीवार से क्या से निकलती है? श्लेष्मा निकलती है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है और पाचक रस निकलता है। तो इनसे क्या करता है? वो रक्षा करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का काम क्या है? कि भोजन में उपस्थित जीवाणु को मार देना, और श्लेष्मा अमाशय और आंतों की दीवार से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रक्षा करता है। तथा पाचक रस का काम है कि भोजन को पचाने में मदद करना। पाचक रस प्रोटीन को सरल पदार्थों में तोड़ देता है या विघटित कर देता है। तो ये था अमाशय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कंटेंट। इसके बाद अब हम लोग अगले पॉइंट पर बात करेंगे, जो है क्षुद्रांत अर्थात छोटी आंत। तो अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्षुद्रांत के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। क्षुद्रांत मतलब कि छोटी आंत, और छोटी आंत की जो लंबाई होती है वो लगभग 7.5 मीटर लंबी होती है, अर्थात 7.5 मीटर लंबी होती है वो। और वो अत्यधिक कुंडलित होते हैं। कुंडलित का मतलब होता है, यही है वो कुंडलित का आकार। इस तरह से वो स्पाइरल रहती है, मतलब कुंडली में ये मतलब कि घूमी, मतलब वो फंसी हुई रहती है। ठीक है। तो ये घुमावदार होता है। इसी तरह से क्षुद्रांत जो होता है वो 7.5 मीटर लंबा होता है, और वह अत्यधिक कुंडलित नली के रूप में होती है। इसके बाद है कि यह यकृत यानी कि लीवर और अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है। यानी कि ये जो क्षुद्रांत होती है, छोटी आंत जो होती है, वो छोटी आंत यकृत से और अग्नाशय से क्या प्राप्त करती है? तो रस जो निकलता है यकृत से और अग्नाशय से, उसको यह प्राप्त करता है। कौन? छोटी आंत। तो छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? 7.5 फीट, 7.5 मीटर, यानी कि 7.5 मीटर लंबी होती है, और यह अत्यधिक कुंडली के रूप में होती है। यह यकृत और अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है। इसके अतिरिक्त इसकी भित्ति से भी कुछ रस निकलते हैं।
यकृत यानी कि लीवर, लीवर जो होता है वो गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि होती है। यकृत कैसा होता है? तो यह लाल भूरा होता है ना, लाल और भूरे कलर की ग्रंथि होती है। देखो यकृत है, लीवर, इसको ऐसे याद कर लो कि लीवर टॉनिक सब जो होता है ना वो लाल और भूरा रंग का होता है, इसलिए याद कर लो कि लीवर टॉनिक जो होता है वो लाल भूरा रंग का होता है, यानी कि यकृत जो होता है वह लाल और रस का, हाँ, यानी कि इसका ट्रिक हो गया तुमको, यकृत तो भुल्ला, यानी कि भूरा और लाल, यकृत तो भुल्ला, यानी कि यकृत जो होता है उसका कलर कैसा होता है? तो लाल तथा भूरे रंग की गहरी ग्रंथि है जो उदर, उदर मतलब होता है पेट, उदर के ऊपरी भाग में, यह उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर अवस्थित होती है। यह उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर अवस्थित होती है। इसके बाद है यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अब यहाँ से एक प्रश्न बन रहा है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि को क्या कहते हैं? यकृत कहते हैं, यानी कि लीवर कहते हैं। यह पीत रस यानी कि वाइल जूस स्रावित करती है, स्रावित करती है। ठीक है, तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है। और यह जो है सो क्या निकालती है? यकृत पीत निकालती है, यह पीत का स्राव करती है। ठीक है ना, तो इसलिए पहले बताए थे पीत तो यकृत बोले थे ना, इसलिए पीत तो यकृत, यानी कि पीत कहाँ से निकलेगा? यकृत से निकलेगा, लीवर से निकलेगा, जो एक थैली जैसा थैली में संग्रहित होता रहता है। कहने का मतलब लीवर में एक थैली नुमा जगह होता है और वहां पर यह जमा होता है, स्टोरेज होता रहता है। तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? लीवर है। और लीवर से क्या निकलता है? पीत निकलता है। और वह पीत जो निकलता है वो पीत क्या करता है? तो एक संग्रहित मतलब एक थैली के रूप में एक जगह होता है, वहां पर जाकर के जमा होता है यकृत में। और इसे हम लोग, वो जो थैली होता है उस थैली को ही हम लोग क्या कहते हैं? तो गॉल ब्लेडर या उसे हम पित्ताशय कहते हैं। ठीक है, इसके बाद है पीत रस, है ना, वसा के पाचन में महत्वपूर्ण रोल निभाता है। कहने का मतलब यह है कि पीत रस जो है ना, वो पीत रस अगर नहीं निकलेगा तो वसा का पाचन संभव नहीं हो पाएगा, इसलिए वसा के पचने में पीत रस जो है सो मदद करता है। ठीक है, रोल निभाना मतलब कि भूमिका निभाना। ठीक है, तो पितरस क्या करता है? पितरस का क्या काम है? तो वसा को पाचन करना, वसा को पचाना। पितरस का काम क्या है? वसा को पचाना। वसा को पचाना। इसके बाद अगला है कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा को, कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? सरल शर्करा, जैसे कि ग्लूकोज में परिवर्तित कर देती है। मतलब कार्बोहाइड्रेट करता है, क्या करता है? तो सरल शर्करा को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो सरल शर्करा अर्थात ग्लूकोज में बदल जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट किसे बदल जाते हैं? तो ग्लूकोज में बदल जाते हैं। इसको हम लोग याद रखेंगे, कार्बोहाइड्रेट किसे बदल जाते हैं? वह ग्लूकोज में बदल जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो किसे बदल जाते हैं? ग्लूकोज में। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदल जाते हैं। यह है कार्बोहाइड्रेट, और ये बदल जाते हैं सरल शर्करा में अर्थात ग्लूकोज में बदल जाते हैं। इसके बाद है वसा, वसीय अम्ल में बदलते हैं। वसा जो है वो वसीय अम्ल में और साथ में गिलसुरोल में भी बदल जाते हैं। वसीय अम्ल में तथा गिलसुरोल में बदल जाते हैं। क्या चीज? वसा। इसके बाद है प्रोटीन जो है वो बदलते हैं किस में? एमिनो अम्ल में बदलते हैं। प्रोटीन किसे बदल जाते हैं? तो अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। वसा वसीय अम्ल में और प्रोटीन अमीनो अम्ल में। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट किस में? तो ग्लूकोज में। और वो ग्लूकोज जो रहता है शर्करा का लेवल बहुत कम रहता है, इसलिए उसको हम सरल शर्करा कहते हैं। बात समझ में आ गया? इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्षुद्रांत में अवशोषण किस तरह से होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये है क्षुद्रांत में अवशोषण, यानी कि एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर क्षुद्रांत की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। कहने का मतलब पचा हुआ भोजन जो होता है ना, और भोजन अवशोषित होकर के क्षुद्रांत की भित्ति में, क्षुद्रांत मतलब छोटे आंत की भित्ति में जो स्थित होती है एक वाहिका, यानी कि रुधिर वाहिका, उसमें चला जाता है, और इस प्रक्रम को हम लोग अवशोषण कहते हैं, है ना। कहने का मतलब इस साधारण भाषा में अगर अवशोषण को हम लोग समझे, तब पचे हुए भोजन जो होते हैं उस भोजन से जो पोषक तत्व होता है वह खून में मिल जाता है, उसी को हम लोग अवशोषण कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से अवशोषण को समझाते हैं। मतलब कि भोजन को पचने के बाद
अर्थात भोजन को अवशोषण के बाद, भोजन को पचने के बाद क्या होता है कि उसका पोषक तत्व जो खून में मिलता है उसी को हम लोग अवशोषण कहते हैं। क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती है। क्षुद्रांत यानी कि छोटी आंत के आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान उभरी हुई संरचना होती है। किसके समान होती है? क्षुद्रांत के यानी कि छोटी आंत के आंतरिक भित्ति जो होते हैं वहाँ पर उंगली के समान एक उभरी हुई संरचना होती है और उस संरचना को हम लोग दीर्घ रोम या उसे हम रसांकुर भी कहते हैं। उसे हम लोग दीर्घ रोम या रसांकुर भी कहते हैं। अब इसके बाद है हमारा अगला टॉपिक जो कि बृहदांत्र है, जिसे हम लोग बड़ी आंत कहते हैं। बृहदांत्र का अंग्रेजी देख पा रहे हैं आप, लार्ज इंटेस्टाइन है। बृहदांत्र क्षुद्रांत की अपेक्षा चौड़ी और छोटी होती है। बृहदांत्र जो होती है वह क्षुद्रांत की अपेक्षा चौड़ी, मतलब छोटी आंत की अपेक्षा जो है ना वो चौड़ी होती है। छोटी आंत की अपेक्षा कैसी होती है? वह चौड़ी होती है और छोटी होती है। वो चौड़ी होती है और छोटी होती है। क्या चीज? तो बृहदांत्र यानी कि बड़ी आंत। छोटी आंत की अपेक्षा, देखो वैसे भी तो छोटा बड़ा है तो इसलिए बड़ा तो छोटा से छोटा होगा ही, तो वही लिखा है कि बृहदांत्र जो होता है वो क्षुद्रांत की अपेक्षा यानी कि छोटी आंत की अपेक्षा चौड़ी होती है और साथ में छोटी होती है। देखो यहाँ एक बात है, यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि बृहदांत्र जो होता है वो क्षुद्रांत की अपेक्षा चौड़ी तो होती है, लेकिन एक बात है, बड़ी होने के बावजूद भी वह छोटी होती है। यह छोटी आंत की अपेक्षा छोटी होती है, मतलब लंबाई में छोटी होती है ये, ठीक है ना। जबकि क्षुद्रांत जो होती है वो 7.5 मीटर लंबी होती है। वहीं अगर बृहदांत्र की बात करें तो यह लंबाई में कम होती है, यानी कि छोटी होती है, यानी कि मात्र 1.5 मीटर होती है, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये बड़ी आंत जो होती है वो मात्र 1.5 मीटर लंबी होती है, जबकि छोटी आंत जो होती है वो 7.5 मीटर लंबी होती है। खासियत यह है कि बड़ी आंत क्या होता है कि छोटी आंत की अपेक्षा चौड़ी होती है। समझ में आ गया? अच्छा, अब है बृहदांत्र का यानी कि बड़ी आंत का मुख्य काम क्या है? इसका काम है जल और कुछ लवणों का अवशोषण करना। क्या क्या करना? जल और कुछ लवण को अवशोषण करना। जल और लवण को अवशोषण करना। इसके बाद है पचा हुआ अपचित भोजन मलाशय में चला जाता है। एक बार पुनः इसको हम लोग समझेंगे। तो छोटी आंत और बड़ी आंत में अंतर क्या है? तो बड़ी आंत जो होती है वो छोटी आंत की अपेक्षा लंबी होती है, लंबी कम होती है, यानी कि बड़ी आंत होती है 1.5 मीटर की, जबकि छोटी आंत होती है 7.5 मीटर की, लेकिन चौड़ी अधिक होती है। ठीक है। दूसरा इसका काम क्या है? तो जल को और खनिज लवण को अवशोषण करना। बड़ी आंत का काम क्या है? जल को और खनिज लवण को अवशोषित करना। इसका है बचा हुआ जो, अब इतना के बाद, इतना प्रक्रिया जब हो जाता है उसके बाद बचा हुआ जो भोजन रहता है वही अपचित वाला जो पचता नहीं है वो मलाशय के माध्यम से यानी कि रेक्टम के माध्यम से वह निकल जाता है। अपचित पदार्थ मलाशय में चला जाता है तथा अर्ध ठोस मल के रूप में रहता है, जमा रहता है। समय समय पर गुदा द्वारा यह मल बाहर निकाल दिया जाता है और जिसे हम लोग क्या कहते हैं? तो निष्कासन कहते हैं।